गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो का स्वागत है इस ग्रेट डायरेक्शन एकेडमी में। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और हमारे कॉलेज स्टडी के साथ कैसे मैनेज कर पाएँ, क्योंकि बहुत बड़ा समस्या भी है, प्रॉब्लम भी है जो हम कॉलेज एग्ज़ाम के साथ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे IIT-JEM हो गया, अदर MSc लेवल के इंटरेस्ट एग्ज़ाम, PhD लेवल के इंटरेस्ट एग्ज़ाम की जो हम प्रिपरेशन करते हैं, जैसे नेट JRF हो गया, गेट हो गया, कई सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिसके हम कॉलेज लाइफ के साथ, कॉलेज स्टडी के साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक ना। बट इतना हमें टाइम नहीं मिल पाता है जो हम अच्छी तरह प्रिपरेशन को पूरा नहीं करते। फिर इसके बाद हम लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, मैं पहले कॉलेज लाइफ का पढ़ लेता हूँ, फिर इसके बाद जब कॉलेज हमारे समाप्त हो जाए फिर इसके बाद मैं टाइम लेकर क्या करूँगा, प्रिपरेशन कर लूँगा फिर मैं गैप ईयर में। बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि इस तरह से क्या होता है, हमारा साल बर्बाद जाता है, जिसके द्वारा हमें दिक्कत होती है, हमारे टाइम ज़्यादा बीतते जाते हैं। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा कि हम कॉलेज लाइफ के साथ, कॉलेज स्टडी के साथ हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे IIT-JEM, नेट JRF, गेट, ये सारी की प्रिपरेशन हम लोग कैसे बैलेंस कर पाएँ, ठीक ना। तो इसी के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ एवरीवन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज है, तो बिल्कुल ये चैलेंज है कि कॉलेज वर्सेस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जेम जैसे में हो गया, गेट हो गया, और कोई भी MSc और PhD लेवल के एग्ज़ाम। चैलेंज ये रहता है कि दोनों को बैलेंस कैसे कर सकें, दोनों को प्रायोरिटी देकर अपने हम कॉलेज स्टडी के साथ साथ इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को अच्छी तरह कर पाएँ। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो कॉलेज लाइफ है बिल्कुल एक भरा ज़िंदगी है। जैसे आपको मैं बता सकता हूँ, रेगुलर वीकली स्टडी की बात करें तो हमारे कॉलेज में रेगुलर जो डिमांड होता है 20 से 25 आवर्स स्टडी करना ही है कॉलेज में, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिकल हो गए, असाइनमेंट हो गए, नोट्स हो गए, एग्ज़ाम आ जाते हैं, ये सारी बीच में आती जाती है, ये भी करना है। देखिए इस प्रकार ये जो लड़का है बैठकर पढ़ाई में लगा हुआ है, उसी प्रकार हम देखेंगे। और जो हमारी कॉलेज की स्टडी है वो IIT-JEM कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के स्टडी से बिल्कुल अलग है। इसमें हाई कॉम्पिटिटिव है, मतलब बिल्कुल हाई कंपटीशन है, बिल्कुल हाई कॉम्पिटिटिव। और इसमें जो डीपर कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ती है, और कॉलेज में एक रात पढ़ो फिर अगला दिन जाके पेपर में लिख दो, ऐसा नहीं है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। बट ये कॉलेज में चल सकता है, हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको अच्छे IIT कॉलेज में जाना है, अच्छी इंस्टीट्यूट में, आपको अच्छे कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपको MSc करना है, PhD करना है, तो इसके लिए आपको क्या होगा, अच्छे रैंक लाना होगा, जिसके लिए आपको स्टडी भी पूरी तरह क्या होगा, करना ही होगा। 500 रैंक आप लाओगे तभी एक अच्छे IIT कॉलेज में क्या कर सकते हो, दाखिला ले सकते हो, जा सकते हो। चलिए हम इसी को बैलेंस करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो स्ट्रेटजी सिलेबस है, जो हमारा जो सिलेबस है उसको फ्लिपिंग करना है, मैक्सिमाइज। मतलब जो हमारे सिलेबस है कॉलेज का, उस जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सिलेबस है, उसके दोनों क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग को तो मैचिंग करना है, दोनों को देखना है कि हमारे कॉलेज में जो सिलेबस है, हमारे अब मैं IIT-JEM का जो भी है प्रिपरेशन कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, उससे सिलेबस से कितना मिल रहा है, कितना मिलता जुलता है, कितना सिलेबस है जो इससे ओवरलैप हो रहा है। तो ओवरलैप के हमको क्या करना है, कम से कम करना है। कम करने से कोर ओवरलैप 60 से 70% आपको पक्का, जैसे बायोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा हो, आपको IIT-JEM में भी ये सब पढ़ने के लिए मिलेंगे। बायोकेमिस्ट्री हो गया, मोलिकुलर बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, सारी सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, बेसिक केमिस्ट्री, ये सारे आपको मिलेंगे कॉलेज में। फिर हमारे कुछ IIT-JEM में जो 60 से 70% में बोलूँ तो सिलेबस हमारा मैच होता है कॉलेज से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जिसके हम ग्रेजुएट लेवल पे क्या कर सकते हैं, कोई भी BSc आप कहीं से कर रहे हो,
इसके लेवल से क्या कर सकते हैं, सिलेबस को आप मैच करके देख सकते हो जिस भी स्ट्रीम से आप कर रहे हो। और जो हमें एक्स्ट्रा टाइम देना है जो हमारे सिलेबस में नहीं है, कॉलेज के सिलेबस में नहीं है, जो एक्स्ट्रा हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा, ठीक ना, एक्स्ट्रा इफेक्ट लगाना पड़ेगा। उसमें से कुछ स्पेशल टॉपिक्स है उसको कवर करना पड़ेगा, जैसे मैथ का, फिजिक्स का, ये सारे स्ट्रीम्स जो भी आप अलग अलग स्ट्रीम से हो उसकी टॉपिक्स को क्या करना पड़ेगा, कवर करना पड़ेगा। गेट इट। अब देखिए हम कॉलेज के स्टडी को एक फाउंडेशन की तरह माने, एक बेसिक की तरह माने, जिससे हम अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फाउंडेशन क्या करें, मस्ट कर पाएँ, अच्छा कर पाएँ, ठीक ना। इसके लिए कॉलेज की जो स्टडी होती है, कॉलेज की जो स्टडी चल रही है, प्रैक्टिकल हो गया, लेक्चर हो गया, जो भी है होता है, उसको एक फाउंडेशन से हम लोग मजबूत करें, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट को वहाँ समझे, फाउंडेशन बनाएं और बेसिक अपना मजबूत करते हुए और आगे की ओर बढ़े आईटी जेम के लिए। हमारा फोकस क्या होना चाहिए, हमारा फोकस वही होना चाहिए बिल्कुल, आईटी जेम और एडवांस टॉपिक्स जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और ओवरलैप सिलेबस को नहीं करें, मैक्सिमाइज कर सके, और कॉलेज के जो स्टडी को हम इसको क्या मान सकें, उसको फाउंडेशन की तरह, बेसिक की तरह मानकर स्टडी कर सके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आई होप आपको क्लियर होगा। इससे मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। जैसे जेम में एक सिलेबस है जिससे जनरल माइक्रोबायोलॉजी से काफ़ी जो है ना, काफ़ी 80% हमारा सिलेबस मिलता है। जैसे और भी आप देख सकते हो सेल बायोलॉजी, और हमारी कॉलेज में भी सेल बायोलॉजी, और हमारा बेसिक सेल बायोलॉजी जो हम जेम के लिए पढ़ते हैं, उसमें से क्या होता है, काफ़ी सिलेबस मिलता जुलता है, 70 से 80% आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ही इस प्रकार सिलेबस को आपको देखना है, उसको मैक्सिमाइज करना, और ज़्यादा जो आप कॉलेज में पढ़ो उसको फाउंडेशन की तरह पढ़ो, फिर उसके बाद एडवांस के टॉपिक्स को कवर कीजिए। देखिए फिर सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास एक और आता है, टाइम मैनेजमेंट का। इस सबसे बड़ा चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट का, सबसे बड़ा चैलेंज। इसलिए मैंने टाइम मैनेजमेंट आपको बोल रखा है कि मास्टरी करनी होगी, बिल्कुल एकदम टाइम मैनेजमेंट को अच्छा करना होगा, एक मास्टरी करनी है उस पर। इसके 3 रूल है, 3 आवर्स का एक रूल है। देखिए वीकली जो आपका चलता है, वीकेंड पर, जब भी आपके कॉलेज का वीकेंड रहे, छुट्टी रहे, जब भी फ्राइडे सैटरडे संडे सब तो छुट्टी, मतलब ज़्यादातर 1-2 ही क्लासेज होती है मैक्सिमम, है ना। प्रैक्टिकल का कभी हो गया, कभी स्किल का हो गया, बस 1-2 ही क्लासेज चलेगी हमारी, फ्राइडे टू सैटरडे, संडे हमारी वीकेंड है। तो वीकेंड में आपको 5 से 6 आवर्स डीपली स्टडी करनी है अपने किसकी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की। आपको क्या करना है, मॉक लगाना है, टेस्ट देना है, रिवीजन करना है, ये आपके स्ट्रेटजी होनी चाहिए। शेड्यूल में ये मेंशन होना चाहिए कि आपको ये करना है जब वीकेंड के टाइम में। तो और आप डेली बेसिस पर, डेली वीक पर 2 से 3 आवर्स आप निकाल लो, 3 आवर्स मैक्सिमम, 2 से 3 आवर्स आप अपने कॉलेज प्रिपरेशन के बाद आप क्या करो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन करने में लग जाओ, जेम के प्रिपरेशन करने में लग जाओ, ठीक ना। और आप डेली बेसिस पर डेली टाइम निकालो जिसमें आप क्या ऐसे सब्जेक्ट पढ़ सके जो आपका कॉन्सेप्ट काफ़ी क्या है, वीक है, जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आप मॉर्निंग में उसको, अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, मॉर्निंग में उसको उठ को पढ़ो, ठीक ना, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट, जो आपकी कॉन्सेप्ट है काफ़ी मजबूत होगी, आपको याद रहेगी इस चीज़ को, ठीक है। जो आपको दिक्कत करती है उसको आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, इससे आपके चैलेंजेस दो अपने आप को कि हाँ मैं इतना करना हूँ, मुझे इतना करना ही करना है, ठीक है ना। इस प्रकार आप ऐसे भी टाइम टू टाइम निकाल कर 30 मिनट केमिस्ट्री, 60 मिनट बायोलॉजी, 30 मिनट ऐसे एप्टीट्यूड, डेली बेसिस पर आप प्रैक्टिस कर सकते हो, डेली बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करना पड़ना है, ठीक है। इस प्रकार ऐसे आप टाइम मैनेज कर सकते हो। आई होप आपको मेरी बात समझ में पूरी तरह आ रहा होगा कैसे करना है हमको, ठीक है। आगे कर बढ़ेंगे। और सेकंड हमारी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं ये बिल्कुल इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, इफेक्टिव टेक्निक्स, है ना। स्टडी का एक्टिव एंड फोकस के साथ हम लोग को लर्निंग करना है। बात समझ में आई होगी आपको, एक्टिव और फोकस के साथ हम लोग, तो जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि एक्टिव और फोकस के साथ बिल्कुल लर्निंग करनी है तो करनी है। सबसे पहले आप जो भी स्मार्ट स्टडी करते हो, जिससे पहले जो स्मार्ट स्टडी आप कर रहे हो उसमें जो भी स्टडी कर रहे हो उसमें आपको एक्टिव रिकॉल करना है। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये जैसे आपने कॉलेज में जो आपने 3-4 लेक्चर लिया उसको बैठ कर 30 मिनट्स 20 मिनट्स रिकॉल करो कि हाँ मैंने ये पढ़ा था, मुझे ये याद है, माइक्रोबायोलॉजी में ये कॉन्सेप्ट है, जेनेटिक्स का ये ऐसे पढ़ाया गया,
और माइक्रोसाइकिल, मतलब जो भी है आपको ऐसे पढ़ाई उसको रिकॉल करने की प्रयास किया करो, जिससे आपको क्या होगा, रीडिंग स्किल आपकी जो है, रीडिंग और आपकी लर्निंग स्किल क्या होगी, काफ़ी मजबूत बनेगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात। ऐसे आपको रिकॉल करते हुए चलना, ठीक ना। और आप जो भी पढ़ो, एक जैसे आपने एक दिन पहले पढ़ा था जेनेटिक्स के बारे में, तो उसको बैठ के रिकॉल करो कि हाँ मैंने जेनेटिक्स के बारे में कितना पढ़ा, फिर उसको दोबारा रिवीजन कर लो अगर आप भूल रहे हो तो। फिर 2 दिन के बाद पढ़ो, फिर 3 दिन के बाद पढ़ो, फिर 1 वीक के बाद पढ़ो। ऐसे करते करते क्या करो आप, रिपीटेशन करते रहना, ठीक ना। चीज़ों की जो आपने टॉपिक्स पढ़ा है और जो आपको ज़्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, जहाँ पे मतलब कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जो आपको समझ में नहीं आता, उसको 2-3 बार डेली रिवाइज किया करो, ठीक है ना। इससे आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी मजबूत होगी। और थर्ड बात आती है कि आपकी कॉन्सेप्ट मैपिंग बहुत ही तगड़ी होनी चाहिए। जैसे कॉन्सेप्ट मैपिंग के मैं बात करूँ, कॉलेज में आपने ऐसे में सेल बायोलॉजी पढ़ा, सेल बायोलॉजी में फिर आपने जेनेटिक्स का कुछ टॉपिक पढ़ा, उससे सेल बायोलॉजी के टॉपिक से जेनेटिक्स के जो टॉपिक्स है उससे कुछ मिलते जुलते हैं। और भी कई सारे आपने रिस्पायरेशन पढ़ा प्लांट्स में, या फिर कुछ और अदर पढ़ रहे हो आप, बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो प्लांट में, तो उसमें भी कुछ जो टॉपिक्स हैं मिलते जुलते हैं। ऐसे आप उसको रिकॉल करो, आप मैं कॉन्सेप्ट को एक दूसरे से एक स्टोरी की तरह क्या कर दो, ज्वाइंट कर दो, जिसके द्वारा आपको चीज़ें याद रहे, रिकॉल करने में, याद करने में आसानी हो, जिससे आप अच्छी तरह क्या कर सकोगे, प्रिपरेशन अपनी पूरी कर सकोगे। आपका जो लास्ट है इसमें फोर्थ स्टेप जो है क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग। डेली बेसिस पर आपको डेली 50 से 20 क्वेश्चंस डेली आपको MCQ जो है ना प्रैक्टिस करना ही करना है। अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस करना, कि प्रैक्टिस द मस्ट, जितने प्रैक्टिस करोगे उतने आपके बेटर होंगे। आई होप। तो अगली बात आती है कि इस प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने के लिए हमारी स्टडी मटेरियल क्या होना चाहिए। तो स्टडी मटेरियल जो होना चाहिए वो स्मार्ट स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट करो। स्मार्ट स्टडी मटेरियल वो है जैसे में आप कोई भी कॉलेज नोट्स, टेक्स्ट बुक, उसकी प्राइमरी सबसे पहले उसको फाउंडेशन के लिए यूज करो। जैसे मैंने आपको ये बताया कि कॉलेज जो हमारी स्टडी होती है, फाउंडेशन आपकी बेसिक के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, जो आप उसको रिफंड कर सकते हो, ठीक है ना। फिर सेकंड आपकी IIT JEM की स्पेशल से बुक्स है, उसके रेफर्स आप कर सकते हो, उससे आप प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट अपना मजबूत कर सकते हो, प्रैक्टिस लगा सकते हो ऐसे स्टडी मटेरियल के द्वारा। बट स्टडी मटेरियल हमारे यूट्यूब पर, हमारे सोशल मीडिया पर, हमारे गूगल पे, मतलब बहुत सारे हैं, तो उसकी मिनिमम होनी चाहिए। मतलब उसकी आपको स्मार्ट स्टडी मटेरियल का सिलेक्ट करना होगा, जिसमें मतलब रिसोर्सेज तो बहुत सारे, ऐसे सेल बायोलॉजी को ले मैं देखता हूँ तो सेल बायोलॉजी में बहुत सारा है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो हमारे IIT JEM में नहीं है, तो उसको स्किप करना, उसको छोड़ना है। मतलब मैक्सिमम स्टडी मटेरियल रखो जिससे आपके रिसोर्सेज के लिए आसान रहेगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसे हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जहाँ स्टडी मटेरियल काफ़ी स्मार्ट और काफ़ी अच्छे रहते हैं। जैसे IFS का स्टडी मटेरियल आप बुक यूज कर सकते हैं, PW हो गया, और भी जैसे अड्डाजित जो CSR नेट IIT JEM सब की प्रिपरेशन अच्छे खासे करवाते हैं, उनके स्टडी मटेरियल का आप ले सकते हो। और मैं भी आपको स्टडी मटेरियल कुछ वीडियो मॉड्यूल्स मैं आपको भी प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो आप यहाँ से स्टडी मटेरियल, अपने डाउट सिलेक्शन, ये सारे क्या क्या कर सकते हो, स्टडी मटेरियल के लिए यूज कर सकते हो। और साथ ही IIT JEM के प्रिपरेशन के लिए आप 2010 से लेकर 2025 तक जितने भी PYQ है सारे के सारे लगा दो, सारे के सारे लगा दो। इससे आपकी जितने PYQ लगाओगे, PYQ इज द मस्ट, PYQ से आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आ गए, कौन से कॉन्सेप्ट को ज़्यादा डीप में पढ़ाया गया, कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन सा ऐसा चैप्टर है, कौन सा ऐसा मेरा यूनिट है जो ज़्यादा उसमें डीप नहीं किया गया, जिसके द्वारा आपको उसी यूनिट के रिगार्डिंग आपको तैयारी करने में काफ़ी आसानी रहेगी, उस कॉन्सेप्ट को पढ़ने में, ठीक है। ऐसे आपको मिनिमम कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चीज़ों को कैसे हमको स्टडी मटेरियल्स में लेना है, ठीक है। बात करते हैं मॉक की। जो मॉक टेस्ट है हमारा, मॉक टेस्ट हमको परफेक्टली रूप से, परफॉर्मेंस रूप से आपको लगाने हैं डेली बेसिस पर, ठीक है। जैसे स्टार्टिंग आप जब भी प्रिपरेशन करो तो स्टार्टिंग जो आपने यूनिट ख़त्म किया उसको यूनिट बाय यूनिट मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करो, ठीक है ना। स्टार्टिंग से 1 वीक में ऐसे करके लगाओ, ठीक है ना। 1 वीक में, 8 डेज में, मतलब 10 दिन के अंदर में आपको एक मॉक टेस्ट यूनिट बाय यूनिट ऐसे लगा लेना। फिर उसके बाद फुल लेंथ मॉक टेस्ट, मतलब पूरा आप एक मॉक टेस्ट जरूर लगाओ, जिसमें 20 से मतलब 25 दिन के बीच में मैं कहूँ कि यानी कि
महीने में 2 बार ज़रूर लगा दो, ठीक है ना, मैक्सिमम, ठीक है ना। 15 से 20 दिन के बीच में आप एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगा दो, ठीक है ना, जिससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़े हैं, कितना कितना आपका वीक है, कितना रह गया है। और उसको मॉक टेस्ट लगाने को उसकी डिटेल एनालिसिस करो। जैसे हम लोग, जैसे बच्चे लोग को नीट्स के प्रिपरेशन में करवाता था, जो मैं कराता था, तो उस टाइम क्या है, बच्चे लोग को पोस्टमार्टम ऑफ रिजल्ट, मतलब टेस्ट का पोस्टमार्टम करना बहुत ज़रूरी है। पोस्टमार्टम मतलब ये है कि आप पूरी तरह जो आपने टेस्ट दिया उसको एनालिसिस अच्छे ढंग से, आपकी कौन कौन सा क्वेश्चन रह गया है, कौन कौन सा क्वेश्चन आपने छोड़ा है, किस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम लगे हैं, कौन क्वेश्चन आपका गलत हो गया है, कौन कौन सा ऐसा क्वेश्चन आपने गलत कर देते। ऐसे ऐसे आप अगर इस प्रकार रिवीजन करोगे, इस प्रकार एनालिसिस करोगे, तो मैं 100% श्योर कहता हूँ कि आपके उस कॉन्सेप्ट पर अच्छा रिवीजन कर पाओगे, ठीक ना। अच्छा, और उसके बाद मॉक टेस्ट के बाद जो आपके पास टाइम बचता है, उसके 3 आवर्स ऐसे मॉक टेस्ट है, तो आप 3 आवर्स रिवीजन आप उसको 2 आवर्स में एनालिसिस करो, और 1 आवर्स में देखो कि कौन कहाँ कहाँ आपने छोड़ा है, कितने आपने गलत किया, उस पर आप काम करो, ठीक ना। ये वीक एरिया का प्रोग्राम होना चाहिए। मतलब के 1 वीक में आप 1 यूनिट का जब अगर मॉक टेस्ट लगाओ तो ऐसे करो, उसके बाद फुल लगाओ, तो ऐसे आपको रिवीजन होना चाहिए। आपकी रिवीजन साइकिल इस प्रकार मॉक टेस्ट का चलना चाहिए एनालिसिस के साथ। आई होप आपको समझ में आ रहा हो कैसे प्रिपरेशन को मॉक टेस्ट के साथ अच्छा बनाने की। मॉक टेस्ट मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मॉक टेस्ट के द्वारा होगा आपका एनालिसिस पर। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए क्या होगा, बहुत ही मस्ट होता जाएगा। तो नेक्स्ट अगली क्या है प्रोग्राम हमारी, जैसे आप कोई मॉक टेस्ट देते हैं, कुछ भी करते हैं, उसके बाद फिर उसकी ओवरकमिंग चैलेंजेस भी आते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस ऐसे हैं, जैसे में आपकी अच्छी कोई यूनिट में मार्क्स नहीं आ गए, लो मार्क्स आ गए, लो स्कोर आ गए, तो उसके हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो ऐसे नहीं करना। आपको जहाँ गलती आई है उसको अगले टाइम क्या करो, प्रिपेयर करो, सुधार करो उस गलती को, ठीक ना। रिपीट मत करो, रिपीट करोगे तो दिक्कत है, रिपीट करना बहुत प्रॉब्लम होगी। इसको सुधार कर सको जितना से जितना उसको सुधार करो आप। देखिए, आपकी मोटिवेशन कभी डाउन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जब भी आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो, तो आप कोई मॉक टेस्ट देते हो, किसी भी रिवीजन करते हो, आपकी अगर लो स्कोर जाती है तो आप ऐसा नहीं किया करो, ठीक है ना। उसको आपको बैलेंस करना होगा, मिनिमाइज़ करना होगा। आप अपने आप को जितना प्रिपरेशन में आपने लगाना है उसको एकदम बर्न आउट कर दो, पूरा एकदम अपने आप को तपा दो उसमें। प्रिपरेशन के टाइम में 1 to 2 आवर्स जो आपने मॉक टेस्ट दिया, रेगुलर बेसिस पर आपको ये काम करना ही करना है, ठीक ना। और उसके बाद आपकी कुछ हॉबीज़ है, उस पर आप काम करो, जिसके आपको स्ट्रेस वगैरह क्या होगा, मैनेज करने में काम करेगा, ठीक ना। तो अपने हॉबीज़ पर अपने ये सारी चीज़ किया करो, ठीक ना। और साथ ही साथ आपको मैंने बता चुका है कि कुछ सपोर्ट सिस्टम, जैसे हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे पेरेंट्स हो गए, मेंटोर हो गए, उससे बातचीत करो थोड़ा सा, उनको अपनी प्रॉब्लम बताओ, तो वो अपने कुछ सॉल्यूशन देंगे, जिसको आपको प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी आगे की ओर प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है ना। इसके द्वारा कोई भी चैलेंज आए तो उसको फेस करने के लिए अपने मेंटोर से बात करो। अपने आप को उस स्थिति में अपने आप को संभालना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैलेंज हमारे सामने क्या है, तो अगले चैलेंज यह है कि मैंने क्या बोला कि अपने आप को हमेशा बी पॉजिटिव रखना है, अपने आप को हमेशा मोटिवेशन अंदर से रखना है। अंदर से इंटरनल मोटिवेशन होना चाहिए, बाहरी मोटिवेशन काम कब तक करेगी नहीं। अंदर से जब तक मोटिवेशन नहीं आएगी तब तक आप काम सीधे ढंग से नहीं करोगे, क्योंकि ये मोटिवेशन है जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत ही योगदान निभाएगी, बहुत ही आपकी सफलता के रास्ता के लिए, ठीक ना। रेगुलर बेसिस पर जो आपको छोटी छोटी सक्सेस मिलेगी, उसको आप थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लो। टेस्ट से इस टेस्ट में क्या बहुत अच्छा मैंने किया और भी अच्छा कर सकता हूँ, ये मोटिवेशन अंदर आती है। कितना जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतनी मोटिवेशन आपके अंदर आती जाएगी। और ये सारी क्या है, मोटिवेशन आपको ईंधन देगी, जो आपको लंबी जर्नी आईटी का जर्नी जो है आईआईटी का जर्नी जो आपको आगे काफ़ी हेल्प करेगी। और जितना भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी में वो आपको फील्ड के रूप में काम करेगी, ठीक ना। तो इस प्रकार अपने आप को मोटिवेट रखते हुए अपने गोल को क्या करना है, अचीव करना है, ठीक ना। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। तो आगे बढ़ते हैं। ये सारी हमारी बात है, जैसे आपको जो मैंने बताया, ये सारी बात हमारी है आईटी एग्जाम के लिए। अपने आप को बैलेंस अप्रोच रखो, स्ट्रेस प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास, और कंटिन्यूस इफेक्ट जो है उसको डेली बेसिस पर रेगुलर मॉक टेस्ट से सारे करते रहने। और साथ ही जैसे मैंने एफसीज पार्टनरशिप, इनके सारी जो प्लेटफॉर्म से पार्टनरशिप करके रखो, ऐसे प्लेटफॉर्म जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। इससे मैं भी आपको
जिस प्रकार जो हेल्प कर रहा हूँ इससे मतलब जुड़े रहो, तो आपको आने वाले टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने प्रिपरेशन में काफ़ी 2020 आप 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत ही आपको बेनिफिट मिलने वाली है। अगर आगे भी आप सेम देने वाले हो तो आपको और भी अच्छा टाइम है, और भी अच्छी तरह प्रिपरेशन करते रहो। इस प्रकार मैं आपके लिए बना ही रहूँगा, ठीक ना। तो आप भी बस इसी प्रकार अपने लगे रहो कामों में और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट करते रहो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो इसके लिए थैंक यू। आई होप आपने पेशेंस के साथ इस सारी लेक्चर को अटेंड किया होगा, जो जो मैंने बात बताई, और इसी प्रकार आप जुड़े रहो मेरे साथ। और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के कई सारे जो हमारे MSc लेवल के, PhD लेवल के सारी की इंटरेस्ट जो एग्ज़ाम होती है उसके मैं इंपॉर्टेंस क्वेश्चंस, लेक्चर्स वगैरह लाते रहूँगा, ठीक ना। जो भी स्टडी मटेरियल मैं इस पर प्रोवाइड करते रहूँगा। आपको जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। किसी पे भी डिटेल वीडियो बनाना है, जैसे कॉलेज बेसिक जो भी है, कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा, मैं उस पर डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।